तो हेलो नमस्कार, मैं उदन सुपालीवाल और लिंकिंग लॉस पे आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम। देखिए 2024 के जजमेंट हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे। अभी मैं फटाफट आपके अगले 15 से 20 मिनट के अंदर क्या करने वाला हूं, 2023 यानी कि 2023 के जो कुछ सेलेक्टेड जजमेंट है, तो उन सेलेक्टेड जजमेंट का डिसीजन क्या रहा और उनके अंदर कौन सा क्वेश्चन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, उन पर बातचीत है जो करेंगे। तैयार हो? चलिए जी। तो यहां पर स्क्रीन में आपके बीच में शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन के अंदर 2023 के जो भी रिलेवेंट जजमेंट है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर देखो जी। 2024 के बाद में यहां पर आपके सामने 2023 का पहला जो जजमेंट है वो किससे कनेक्टेड था कि अगर कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है जो कि प्रॉपरली स्टाम्प्ड नहीं है तो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में यहां पर क्या था, कंसर्न है जो आता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनस्टाम्प्ड है या इनएडिक्वेटली स्टाम्प्ड है, तो क्या हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं क्या? अब ये क्वेश्चन आपके बीच में आया था, इंटरप्ले बिटवीन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर जो जजमेंट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर आर्बिट्रेशन क्लॉज जो अगर अनस्टाम्प्ड और इनएडिक्वेट स्टाम्प कॉन्टेक्ट में है तो वो भी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा और उस पर भी अपन क्या कर सकते हैं, एक्ट अपॉन है जो कर सकते हैं। तो एक अच्छा जजमेंट है अपने यहाँ पे। सामान्यतः क्या होता है कि जो अनस्टाम्प कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो वैल्यू है वो लीगली इतना नहीं होता है, लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज चूंकि अपने आप में एक तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह डील जो किया जाता है तो यहाँ पे वो रिलेवेंट है जो है। तो आप इस केस का नाम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या रेफरेंस मामला है, इंटरप्ले बिटवीन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट और इंटर इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। हालांकि इसमें अगर आप लीगलिटी में जाओगे ना तो उसके अंदर आपको इंडियन स्टाम्प एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट इन दोनों का एक तरीके से क्या मिलेगा, एक इंटरप्रिटेशन भी है जो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा टू द पॉइंट बातचीत करेंगे। यहां पर आपके सामने एक और पॉइंट है, इन्होंने पता है इन एडमिशिबिलिटी और वॉइडनेस इन दोनों को डिफरेंशिएट भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बताया कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से अनइंफोर्सेबल हो जाता है इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट, जबकि इन एडमिसिबल डॉक्यूमेंट जो है वो कैन मियरली नॉट बी इंट्रोड्यूस एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो इन एडमिसिबल है इसका मतलब क्या, वो वॉइड नहीं है, उसको सिर्फ आप एविडेंस के पर्पज के लिए कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, प्रस्तुत है जो नहीं कर सकते, अदरवाइज तो उसकी वैल्यू अपने आप में होती है। तो ये बात यहां पर कही गई थी। सेकंड जजमेंट, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो 2023 में एक आर्टिकल 370, हालांकि जजमेंट अब पुराना हो चुका है एक तरीके से, लेकिन इसको चैलेंज जो किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 370 के एब्रोगेशन को एक तरीके से संवैधानिक रूप से वैलिड है जो माना था। तो एक ये भी मामला था आपके सामने। जजमेंट अब यहाँ पे याद रहे नहीं रहे तो भी कुछ खास विशेष फर्क नहीं पड़ता, इसमें मेन इतना ही था कि क्या यूनियन जो है इस तरीके से आपके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकती है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, जो मेथड अपनाया गया था, अप्लाई किया गया था, वो एक तरीके से वैलिड है जो था। तो यहाँ पर अगर बाय द वे ऐसे राइटिंग के रिगार्डिंग कुछ आया तो पॉइंट शायद आप डिस्कस कर सकते हो, बाकी ये मेंस के एग्जाम के परस्पेक्टिव से इसमें कुछ इतना वर्थनेस है जो नहीं दिखाई देता है। फर्दर मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो आप आ जाइए इस जजमेंट के बाद में सीधा। यस, एक निर्णय था आपके, ये भी आपके आर्बिट्रेशन लॉ से क्या होता है, कनेक्टेड जो होता है कि अगर पार्टीज जिन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है ना, व्हेन पार्टीज हु हैव नॉट साइन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन नॉनदलेस बी मेड पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन। तो अब जिसने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को इस तरह से साइन नहीं कर रखा है तो क्या उसको हम एक तरीके से पार्टीज बना सकते हैं कि आर्बिट्रेशन पर्पज के लिए? तो एक तो ये सवाल था। दूसरा, इसमें एक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया गया या डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल किया गया था, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन। तो वो क्या यहाँ पे इंडियन आर्बिट्रल लॉ के अंदर वैलिड है कि नहीं है, ये दो सवाल इस केस में थे, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे फैक्चुअल मैट्रिक्स को अभी डिस्कस नहीं करते, सीधा मेन जजमेंट पे आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन है, वैलिडिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन इंडियन आर्बिट्रेशन लॉ, तो ये रूल आउट किया गया कि कंपनी विद इन अ कॉर्पोरेट ग्रुप इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिट सिग्नेटरी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वुड बी बाउंड बाय द एग्रीमेंट। तो अगर कोई कंपनी किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर आती है, जैसे मेन कॉर्पोरेट ग्रुप है उसके जितने भी सिस्टर कंसर्न अलग हो गए, तो भले ही वो पर्टिकुलर जो सिस्टर कंसर्न है वो उस मेन एग्रीमेंट के अंदर नहीं है, फिर भी वो क्या होगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से बाउंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उस कॉर्पोरेट ग्रुप का पार्ट है जो है। ठीक है। तो नॉन सिग्नेटरी कैन बी मेड पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो ये बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मेंशन किया कि अप्रोच टू आइडेंटिफाई द पार्टी इन आर्बिट्रेशन इज टू लुक एट द सिग्नेटरी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। दिस डज नॉट प्रिक्लूड नॉन सिग्नेटरी, यानी कि जिन्होंने साइन नहीं किए हैं आप उनको आर्बिट्रेशन में पार्टी बनाने से मना नहीं कर सकते। फर्दर, अगला जो आपके कंसर्न था, पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
अब हालांकि ये जो मामला था वो गवर्नर की पावर को लेकर था। तो जो गवर्नर होता है वो क्या कर सकता है कि जो बिल लेजिस्लेशन ने पास कर दिए तो उनको क्या कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए रिजर्व है जो रख सकता है, और वापस एक टाइम एक बार रिटर्न भी है जो कर सकता है। तो गवर्नर कैन विदहोल्ड एक्शन ऑन अ बिल एंड पावर ऑफ द स्पीकर टू रिकन्वे द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है जो किया गया कि क्या गवर्नर जो है किसी भी बिल पे विद होल्ड का एक्शन ले सकता है क्या, है ना। और अगर ऐसा होता है तो क्या स्पीकर के लिए परमिशेबल है कि वो क्या करे, विधानसभा के सेशन के अंदर उसको क्या करे, वापस रिकन्वे है जो करवाए, और विच हैज बीन एडजॉर्न सीने डाई। कौन सी विधानसभा, जो सीने डाई एडजॉर्न है जो हो चुकी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इफ द गवर्नर डिसाइड टू विदहोल्ड द असेंट अंडर आर्टिकल 200, द लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेशन। तो ऑब्वियसली बात है गवर्नर ऐसा कर तो सकता ही है। ठीक है। अब रही बात कोई ऐसी असेंबली जो आपने सीने डाई एडजॉर्न है जो कर रखी है उसको रिकन्वे के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर पंजाब के जो कुछ लोकल लॉज वगैरह होंगे उसके संबंध में, तो उनका जिक्र करते हुए यहाँ पे क्या कहा कि एन एडजॉर्नमेंट इज एन इंटरप्शन ऑफ द कोर्स ऑन वन एंड एंड सेम सेशन वेयर इज ए प्रोरोगेशन टर्मिनेट अ सेशन। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से आंसर ये दिया गया। प्रोरोगेशन में क्या होता है कि एक सेशन खत्म दूसरा सेशन आएगा। एडजॉर्नमेंट चाहे सीने डाई किया गया हो या कुछ दिनों के लिए किया गया हो, एडजॉर्नमेंट इज एडजॉर्नमेंट। तो इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते गवर्नर जो है, सॉरी जो स्पीकर है वो रिकन्वे नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पर आ रही है। तो ये आपके पंजाब से कनेक्टेड मैटर था। पंजाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर की पावर के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बात है जो आपके सामने आ जाती है। तो डेप्यूटी सीएम, अभी आपके मनीष सिसोदिया का कंसर्न 2024 वाला ज्यादा बेटर है, इसलिए 2023 वाला डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अच्छा पॉइंट है। मैनुअल स्वेजिंग को एक तरीके से कर्व करने के लिए, खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे। कौन से केस में, डॉक्टर बलराम सिंह यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पे क्या किया गया था, एक कानून आया था 1993 का। तो उसको एक तरीके से मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चैलेंज करना, उसके खासकर उसमें एम्प्लॉयमेंट के जो पर्सपेक्टिव है उसको उन्होंने एक तरीके से क्या किया था, यहाँ पे कंसिडर जो किया था। तो आप इसमें अंदर नहीं पढ़ेंगे तो भी बात बता देता हूँ। डायरेक्शन दिया गया था मैनुअल स्क्वेजिंग के केस में डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामलों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट जो फाइल की गई थी, और वो उसका मेन कंसर्न था कि भाई आप जो है जो रेस्पोनेंट यानी कि जो स्टेट है वो क्या नहीं कर पा रहा है, एसेंशियल बेचारों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा था, इसलिए वो आज भी गटर के अंदर घुस के जो है क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है वो साफ वगैरह सफाई है जो कर रहे हैं वगैरह। तो ये बात यहाँ पर आपके सामने आया गया था। और रेस्पोनेंट ने फिर अपना एक्सक्यूज भी दिया कि भाई उसने जो है एक रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 जो है वो क्या कर रखा है, एक तरीके से पास कर रखा है वगैरह जो भी है। सुप्रीम कोर्ट का यूनियन गवर्नमेंट को डिसीजन था कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है इसको आप क्या करो, इरेडिकेट करो, कम एजू करो। तो बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फर्दर मूविंग अहेड, आगे देखते हैं यहाँ पर अपन। एक आपके सुप्रिया का जजमेंट आया था, सुप्रिया चक्रवर्ती। ये कौन सा जजमेंट था, आपके एलजीबीटीक्यू वाला मामला था। तो क्या उनको राइट टू मैरिज है क्या, वेदर मेंबर ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हैज अ राइट टू मैरिज। तो राइट टू मैरिज को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो यहाँ पे एलजीबीटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल है जो कर रखा था। ठीक है। तो अब इस केस का सीधा अपन डिसीजन देख लेते हैं। संवैधानिक बेंच ने 4 अलग अलग ओपिनियन दी। All 5 judges found that there is no fundamental right to marry under the constitution। कि भाई जब फंडामेंटल राइट सामान्य व्यक्ति को ही नहीं है तो एलजीबीटी को कहां से दे देंगे। वरना सोचो फिर जो भी बेरोजगार व्यक्ति है, मतलब जो भी बेचारा शादी वादी नहीं हो रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, साहब मेरी शादी करा दो। तो जब सामान्य व्यक्ति को हमने अधिकार नहीं दे रखा है तो एलजीबीटी को अलग से कहां से दे दें। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकली कही एक तरीके से। एंड फर्दर हेल्ड दैट स्पेशल मैरिज एक्ट अलाउ मैरिज ओनली बिटवीन मेल एंड फीमेल, and that cannot be interpreted to cover the non-heterosexual marriage, as this would amount to an extensive rewriting of the law। The court did not strike down the Special Marriage Act as unconstitutional। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया, लेकिन एक तरीके से उन्होंने एलजीबीटी को ऐसा अधिकार है जो नहीं दिया यहाँ पे। तो ये एक रिलेवेंट पोर्शन है जो यहाँ पर बनता है एक तरीके से। और साथ ही साथ में एक और पॉइंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं डू नॉट हैव द राइट टू एंटर इनटू सिविल यूनियन जब तक कि अनलेस द लेजिस्लेचर चेंज द लॉ। तो आप इस तरीके से क्या है, सिविल यूनियन नहीं कर सकते। सिविल यूनियन का मतलब वही लिव इन रिलेशन रहना वगैरह जो भी है, जब तक कि आपका लेजिस्लेचर जो इस संबंध में कानून को चेंज है जो नहीं कर सकता। तो अनमेरिड कपल इंक्लूडिंग कोई नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल डू नॉट हैव द राइट टू जॉइंटली अडॉप्ट अ चाइल्ड।
तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, चूंकि जो आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो क्या LGBTQ जो है कपल जो है वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, अडॉप्शन कर सकता है क्या? तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है उसके लिए सिविल यूनियन होना जरूरी है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, बाकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको जो करना है वो करो। तो ये एक रिलेवेंट जजमेंट था किसका, सुप्रिया चक्रवर्ती। ये मामला आप सब सामने आता है, 2023 का कंसर्न है जो यहाँ पर है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। फर्दर आपके सामने जजमेंट है पंकज पंकज बंसल का। इसमें क्या है कि जो PMLA कानून है उसमें लीगल अरेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है। PMLA के केस में कौन डील करता है, सामान्यतः ED है जो डील करता है। तो उस केस में क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में क्या किया गया, यहाँ पे जिक्र है जो किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस तरीके से आपके सामने आता है कि PMLA की जो अरेस्ट है वो कब लॉफुल हो सकती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ फैक्टर्स वगैरह जो आपको मेंशन है जो कराए होंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि जजमेंट कुछ भी थोड़ा रिलेवेंट वगैरह है, फिर भी आपका मन ना माने तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं अपन यहाँ पे, CBI वर्सेस डॉक्टर किशोर। अब यहां पर आपके सामने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि जो आपके CBI को एक तरीके से गवर्न है जो करती है, तो क्या इस कानून का जो प्रभाव है वो रेट्रोस्पेक्टिव है क्या, है ना? तो ऐसे केस में यहां पर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट क्या था ये देखिए जरा। वेदर सुप्रीम कोर्ट 2014 इन वैलिडेशन ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सो एंड सो which stated the corruption investigation into senior government official can only begin with the union government approval would have a retrospective effect। ये जजमेंट वैसे देखा जाए तो आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट है जो कर सकते हो। ठीक है। तो अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजन, तो ये प्रोविजन जो ये बात जो है क्या उस तारीख से हम अप्लाई करेंगे या रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव होगा। तो यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट का रीजन निर्णय है जो क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 के बारे में बात की। ये तो रीजन है, इसका डिसीजन आ जाता है अपन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डिक्लेरेशन दिया गया था सुब्रमण्यम स्वामी के केस में विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड सेक्शन 6A DSP एक्ट विल नॉट हैव लीगल इफेक्ट फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इंसर्शन। तो स्वाभाविक से बात है, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जो बात कही गई थी उसका एक तरीके से क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव है जो यहाँ पर दिया गया था। यानी कि उस केस के अंदर भी आपको यूनियन गवर्नमेंट का अप्रूवल है जो चाहने की जो बात थी वो एक तरीके से क्या हो गई, सेटिसाइड है जो यहाँ पर हो गई। चलिए आगे फर्दर आप आ जाइए यहाँ पे। अमीना बेगम का मामला था जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर की गाइडलाइन दी गई कि भाई आप प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को रिव्यू करो। ओके, तो उसके हस्बैंड को इस तरीके से जो अरेस्ट अरेस्ट किया गया था तो उसके संबंध में मामला था यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वैलिड है। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल गाइडलाइन जो है वो अमीना बेगम केस के अंदर आपके सामने मेंशन की गई थी। इस केस के नाम को ना एक बार दो बार तीन बार एक बार अच्छे से देख ही लो ना उसी। तो यहां पर आपके सामने डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी गाइडलाइन दे दी आर्टिकल 22 के रिगार्डिंग। अमीना बेगम का मामला था, ठीक है, कि वैन रिव्यूइंग प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर तो अथॉरिटी को इन बातों का ध्यान है जो रखना है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं वगैरह वगैरह, प्रिवेंटिव डिटेंशन का इंटेंडेड पर्पस है जो क्या था, क्या वो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज किया गया है क्या वगैरह वगैरह, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सो एंड सो। फर्दर बात करें अपन यहाँ पे, तो आपके सामने जो बच्चे का अधिकार होता है, अगर कोई बच्चा जो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा हो रखा है तो क्या वो जॉइंट प्रॉपर्टी को एक तरीके से को पार्टनर के रूप में इनहेरिट कर सकता है क्या? तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज जो है क्या बच्चे के इस अधिकार को उससे छीनती है क्या? ये सवाल आपके सामने आया था। क्या नाम था इसका, रेवाना सिद्दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहाँ पे क्या रहा, अच्छा पॉइंट है, जरूर ध्यान से पढ़ेंगे अपन। चिल्ड्रन born out of void or voidable marriage are entitled to share in their parents' ancestral property। ओके, वॉइड और वॉइडेबल केस के अंदर भी बच्चों को क्या है, पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का हक जो है यहाँ पे। मूविंग अहेड, फिर ये आपके सामने हैबियस कॉर्पस, ये आई थिंक रिपीट है जो हो रखा है यहाँ पे, इसको अपन लेट गो करते हैं। ED वाला कंसर्न जो है नाउ, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये पॉइंट आपके ईडी वीडी को छोड़ो यार। ED वीडी का मामला जो है ना, मतलब क्या है कि ज्यादा ED आ जाता है तो फिर वो बड़ा ऐसा लगता है कि बेकार CD की तरह काम कर रहा है। पहले आपको पता है शिवरात्रि के टाइम हम लोग DVD लाया करते थे, देखा करते थे, चंदा मांग के शिवरात्रि मनाते थे वगैरह वगैरह। तो खैर यहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या जजमेंट आया था, क्रुअल्टी की रिलेटेड बात थी
कि चैलेंज टू तमिलनाडु अमेंडमेंट टू द प्रोविजन ऑफ क्रुअल्टी टू द एनिमल एक्ट एंड ये जो जल्लीकट्टू वाला मामला था ना, वो कंसर्न यहाँ से कनेक्टेड हो जो होता है। तो क्या अब जल्लीकट्टू भी पुरानी बात होगी, 2023 का कंसर्न है जो गया, उसको अलाउ है जो कर दिया गया था। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, और उन्होंने इसको एक तरीके से परमिट है जो किया था, परमिट है जो कर रखा था। उन्होंने बोला कि ये ना ये कल्चर हेरिटेज का पार्ट है। उन्होंने क्या बोला कि ये तमिलनाडु की कल्चर हेरिटेज का एक तरीके से पार्ट है, तो इसलिए हम उसको जो है मना नहीं कर सकते। फर्दर आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या कंसर्न था आपके सामने, वही दिल्ली और गवर्नर की लड़ाई बहुत टाइम से चली आ रही है, इसको भी आप लेट गो कर दो। 2023 के आपको मैं जजमेंट थोड़े से ज्यादा लेट गो करवाऊंगा। फिर उसके बाद में आपके सामने शिवसेना का क्या मामला था यहाँ पर, ये कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एमिनेटिंग फ्रॉम द स्प्लिट ऑफ शिवसेना इन 2022 एंड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, लीव इट, छोड़ो, नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट, नहीं लग रहा तो नहीं पढ़ेंगे। फिर भी एग्जाम में आ गया तो मेरे को कोई लीगल नोटिस नहीं भेजेगा। हाँ जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ एंड राइट्स ऑफ नॉन ट्राइबल विद इन द शेड्यूल एरिया, ये कनेक्टेड हो सकता है, आपके संविधान से बात हो रही है भाई। शेड्यूल एरियाज के अंदर जो आपके नॉन ट्राइबल लोग रहते हैं, है ना, तो आदिवासी फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक कंसर्न था। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बात हो रही है कि वेदर यूनियन स्टेट लॉ कैन अप्लाई टू शेड्यूल एरिया अनलेस ए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन मेकिंग द said law applicable is issued by the governor of the state। तो गवर्नर ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रखा है, फिर भी क्या स्टेट के जो लॉ है वो यहाँ पर भी लागू हो सकते हैं क्या? कोई पर्सन जो शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, तो क्या वो, उसके पास अधिकार है क्या कि वो शेड्यूल एरिया में जाके सेटल डाउन है जो हो जाए? नॉन शेड्यूल पर्सन क्या शेड्यूल एरिया में जाके क्या हो सकता है, सेटल है जो हो सकता है क्या? ये पॉइंट आपके सामने आया। और फिर राइट टू वोट है क्या उसके पास में? अब देखो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे निर्णय क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल एंड स्टेट लॉ विच आर एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ ओडिशा विल कंटिन्यू टू अप्लाई टू शेड्यूल एरिया इन द स्टेट ऑफ ओडिशा अनलेस जो गवर्नर है वो एक तरीके से फिफ्थ स्केड्यूल में क्या कर दे, इस तरह चेंजेस है जो नहीं कर दे। अब मेन बात पढ़ लेते, बाकी सब कुछ छोड़ते हैं। ये देखो ये आगे मेन बात, नॉन ट्राइबल हैव द राइट टू सेटल डाउन इन द शेड्यूल एरिया, ये एक अच्छा पॉइंट है आर्टिकल 19(1)(e) के तहत। ठीक है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग नॉन ट्राइबल, उसके पास में क्या रहेगा, जब राइट टू सेटल है तो राइट टू वोट भी उनको देना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। क्या नाम था जजमेंट का यहाँ पे, आदिवासी फॉर सोशल ह्यूमन राइट। ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रुकना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है, यूं नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप लोग जो है वहीं पे सो जाओ। कहाँ पे, घर पे बैठे बैठे। शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण का क्या मामला था? सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो क्या कर सकता है, डाइवोर्स दे सकता है कंसेंट बेसिस पर, आर्टिकल 142। आजकल कपल बड़ा बदमाश हो गया है, फैमिली कोर्ट नहीं दे रहा तो हाई कोर्ट चला जाएगा डाइवोर्स लाने, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे तो पता चला इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएगा, डाइवोर्स तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके सामने शिल्पा सेलेस का एक कंसर्न है जो आ रखा था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आदेश दे सकता है क्या म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स देने का, 13B HMA हिंदू मैरिज एक्ट के तहत? तो ये मामला आपके सामने था। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिकॉर्ड द सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी एंड डिसॉल्व द मैरिज। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम तलाक भी दिला सकते हैं। तो ये बात आपके सामने किसका था, शिल्पा वरुण, शिल्पा और वरुण जो है दोनों अलग अलग हो गए थे। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर आपके सामने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था, इसको भी लीव इट करो, छोड़ो इसको। फर्दर 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 आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ दिस वन इज द गुड वन, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को एक तरीके से मिटिगेट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये मामला आपके सुंदरराजन वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वाला मामला था। तो डेथ पेनल्टी जो पिटिशनर को दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कंसर्न आया होगा। 364 है यहाँ पे आपके वो क्या था, रैंसम फॉर मर्डर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ प्रोविजन है वहाँ पे। और 302, तो अब इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या था, कन्विक्शन ऑफ पिटिशनर फॉर किडनैपिंग एंड मर्डर, हाउ इट फाउंड दैट नाइदर द ट्रायल कोर्ट नॉट द अपीलेंट कोर्ट हैड कंसीडर्ड द मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस इन अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस वगैरह वगैरह। तो वो कंसिडर की जानी चाहिए थी, विच वॉज ओनली अप्रोप्रिएट फॉर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। सुप्रीम कोर्ट कमिटेड सेंटेंस ऑफ पिटिशनर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर। तो मेन बात इतनी है, डेथ पेनल्टी जब दी जाए तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में जो रखना चाहिए। तो सुंदर राजन की जिंदगी सुंदर हो गई इस जजमेंट के बाद में। ठीक है। फर्दर क्या आपके सामने आ रखा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, अब क्या पुराना कंसर्न है जो हो गया, फिर भी आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ रहा इसको।
फर्दर आगे आपके बीच में कौन सा है, चैलेंज टू द प्रोसीजर अपॉइंटिंग मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। खैर ये तो अब 2025 में रिलेवेंट होना चाहिए, बट ये अभी 2000 तो मामला ही पुराना हो गया एक तरीके से। लेकिन हाँ 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 हाँ, वेट 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 वेट, ये करंट में आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर पेपर पहले प्रिंट नहीं हो रखे हैं तो। देखो यहाँ पे क्या है कि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने के रिगार्डिंग जो है चैलेंज चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर टू पास एनी डायरेक्शन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग फिर ये अनूप बरानवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये निर्णय रिलेवेंट है जो हो जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के संबंध में गाइडलाइन है जो प्रोवाइड की थी कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो फिर आप ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, अनूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन फर्दर हमारे सामने कौन सा सेगमेंट आ रहा है, हाँ वेरी गुड। अगर आप डीएनए को चैलेंज कर रहे हो टू डीएनए टेस्ट ऑन चाइल्ड टू प्रूव एडल्ट्री, तो इस केस में क्या हुआ कि वेदर डीएनए टेस्ट ऑफ चाइल्ड कैन बी डायरेक्टेड इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग, ताकि पता चले कि भाई महिला ने एडल्ट्री की थी कि नहीं की थी, है ना। जोसेफ साइन के बाद एडल्ट्री वैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई एक तरीके से, बट फिर भी अभी भी ग्राउंड है किसका, डाइवोर्स का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन दिस केस इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड टू अलाउ द डीएनए टेस्ट, बिकॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ डिमांडिंग डीएनए टेस्ट जो है ना, वो पेरेंटेज को डिसाइड करने के लिए नहीं है। किसके लिए है, एडल्ट्री के एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। तो एडल्ट्री के एलिगेशन को प्रूव करने के लिए हम डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। The court also held that children have the right not to have their legitimacy questioned frivolously before a court of law. This is an essential attitude of their right to privacy as well. तो बहुत बढ़िया जजमेंट है ये। अपर्णा वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया, ठीक है। डीएनए प्रोफाइलिंग के संबंध में मामला है जो आ रहा है। उसके बाद में बार काउंसिल का एक क्वालिफाई एग्जाम टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट वगैरह, ये तो और बहुत बेसिक सी बात है। Further clarification regarding the applicability of offense of adultery to the armed force after the offense was declared unconstitutional। ये जोसेफ साइन का मामला जो एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से रीइटरेट है जो किया गया था क्या, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जोसेफ साइन where the court struck down as unconstitutional offense adultery under section 497 also applied to individual armed force। तो ये एक यही जजमेंट वापस जो है इसी के द्वारा, इसमें कैसे आ रहा है 2023 के अंदर ही निर्णय का जो मामला है जो किस तरीके से आ रखा है। 2018 के केस को वापस यहाँ पे क्या रिव्यू किया, रिकंसिडर किया गया कि आर्म फोर्स में अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो द यूनियन ऑफ इंडिया जो क्लेरिफिकेशन, ओके, तो इसी निर्णय का सेम टाइटल रखा गया। यहाँ पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई क्या आर्म्स के एक्ट पर भी हम इसको लागू कर दें क्या वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव जजमेंट आया होगा। सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली हेल्ड, क्या कहा, जोसेफ साइन केस डिड नॉट कंसिडर, मैं पढ़ लेता हूं। जोसेफ साइन केस डिड नॉट कंसिडर वेदर द इनवैलिडेशन ऑफ 497 applied to Army Act, Air Force Act, Navy Act, so and so. The striking down of adultery under IPC did not affect the proceeding against member of armed force under the Arms Act, क्योंकि वो अपने आप स्पेशल कानून है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आर्म फोर्स वगैरह में जो आपकी प्रक्रिया चल रही है उसको ये हमारा वाला निर्णय जो है प्रभावित है जो नहीं करेगा, मना कर दिया गया था, ठीक है। और इसका हवाला दिया गया था आर्टिकल 33 को लेकर, ओके। फिर उसके बाद में यूथेनेशिया और जो एडवांस मेडिकल डेरिवेटिव है उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, तो इसके रिगार्डिंग भी वापस आपके सामने क्या है, कॉमन कोज वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह है, इन्होंने एक तरीके से पिटिशन है जो फाइल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से क्या किया, यूथेनेशिया का गाइडलाइन जो इशू किया फॉर टर्मिनली इल पेशेंट सो एंड सो। तो नाम वही है पुराना जो 2018 में आया, तो वो यहाँ पर भी आपके सामने। extent to which private parties are required to respect the article 19 and 21 of others, ये अच्छा जजमेंट है। कौशल किशोर वर्सेस यूपी, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के आर्टिकल 1921 का रेस्पेक्ट किस हद तक करना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में इन्होंने ग्राउंड मेंशन की। द ओनली रीजन फॉर फ्री स्पीच कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, कैन फंडामेंटल राइट 1921 को बी इन्फोर्स अगेंस्ट द नॉन स्टेट फैक्टर, क्या इनको हम नॉन स्टेट फैक्टर, ये बहुत अच्छा सवाल आया है एग्जाम के अंदर, आने लायक सवाल ये कि क्या इन अधिकारों को हम नॉन स्टेट पर्सन के खिलाफ भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। कौशल किशोर वर्सेस यूपी, ठीक है। स्टेट क्या ड्यूटी बाउंड है कि आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या मिनिस्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है तो क्या वह गवर्नमेंट का स्टेटमेंट माना जा सकता है या गवर्नमेंट अफेयर्स के बारे में माना जा सकता है क्या, सो एंड सो। आ जाते हैं सीधे निर्णय पे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
Article 19(2) for restricting the right to free speech for exhaustive and the free speech cannot be restricted for reason not found in Article 92. देखो ध्यान रखना, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जितने भी ग्राउंड दे रखे हैं वो सारे के सारे एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा 19 एंड 21 कुड बी इन्फोर्स अगेंस्ट द नॉन स्टेट। तो आप जो है प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी, अदर सिटीजन के खिलाफ भी आर्टिकल 19 और 21 को क्या कर सकते हो, इम्पोज कर सकते हो। कौशल किशोर वर्सेस यूपी, भूलना मत, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपके सामने आ रखी है। फिर उसके बाद में डीमोनेटाइजेशन छोड़ो इसको, अब तो पैसा भी गया, अब तो बचा ही नहीं है जेब के अंदर। है 2000 के नोट है क्या? नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। देर आफ्टर 2000 क्या, वो पहले वाला 1000 और 500 वाले नोट। बस ठीक है, ये तो इसके क्यूआर कोड है। तो ये हमारे 2023 का जो मामला है वो भी एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट है, जो हो जाता है। अब देखो मेन बात इतना सा है कि ये 2023 के जजमेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूजफुल हो सकता है। हमने इसको बहुत ही एक क्विक रिव्यू के अंदर कर रखा है। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर इसके जजमेंट का एक केस लॉ की कहानी आना चाहिए, तो डेफिनेटली एक ऐसा कैसा केस लॉ का कहानी भी जो है हम लोग यूट्यूब पे जरूर प्लान है जो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका कमेंट आना जरूरी है, राइट। दूसरी बात यह है कि जुडिशियल एग्जाम के लिए आप खुद को प्रिपेयर अगर कर रहे हो देन मोस्ट वेलकम टू द लिंकिंग ऐप, लेकिन डेडिकेशन पूरा चाहिए, ठीक है। 15 महीने का सर्कुलेशन जो स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो, राइट। 15 मंथ के अंदर जुडिशियल सेगमेंट, एडवोकेसी सेगमेंट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग, ये तीनों चीजें जो है इस हाइब्रिड सेगमेंट के अंदर जो है आपके लिए प्लान है जो की जा रही है, राइट। और साथ ही साथ में जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपराथन बुकलेट को जरूर ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तक पुराने पेपर्स को एनालिसिस नहीं करोगे जुडिशियल एग्जाम के अंदर हमको आइडिया नहीं लगता, एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। थैंक यू, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।